धन्यवाद कमल जी for the introduction and बहनों और भाइयों, आप सबका ओपीए और एमएमएस की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। एंड शुरू करने से पहले ऊपर वाले से दोनों एसोसिएशन की तरफ से हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वी कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से हम जल्द से जल्द बाहर निकले। हमारी प्रिंटिंग प्रेसेस सब उसी तरह जोर शोर में फिर से शुरू हो जाए। इस पॉजिटिव नोट से आज के हमारे पहले स्पीकर का मैं इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा, श्री उदय धोते जी। उदय जी is a graduate from Poddar College, Mumbai, and also a chartered accountant. He is the go-to person in the industry for all the matters related to finance and taxation. Currently, वो education and training AIFMP, All India Federation of Master Printers के chairman हैं। Finance and Taxation Mumbai मुद्रक संघ के chairman हैं, and he is currently the editor of the print bulletin. उनका बिजनेस धोते ऑफसेट टेक्नोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के उदय जी डायरेक्टर हैं, जो कि गोरेगांव में दी फैक्ट्री इज इन गोरेगांव इन मुंबई, एंड ही हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन डॉट्स ग्रोथ एज ए systems driven company. Third generation in the family, and he has an experience of more than 30 years, more than 3 decades in this industry. दिल से तो वो एक टीचर हैं, and his passion for education has motivated him to start the DOT Institute of Graphic Communication just about 2 years ago in 2018. And the idea to start this is to sharpen the skills of the print graduates and make them industry ready. And this institute now successfully runs a PG diploma, a postgraduate diploma in print management for the students who opt to go in for the family-owned printing businesses. And this institute has seen students coming from all the way from Jammu, Indore, Surat, Hyderabad, Pune, and so many places through the length and breadth of the country. So for the first part of the session, I'd like to call Uday to give his presentation on finance. Uday, मंच आपका। धन्यवाद मेहुल, और थैंक यू कमल जी। ये सब सब्जेक्ट्स पे आप ये अरेंज कर रहे हैं लगभग 1-1.5 महीना से। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, नॉलेज स्प्रेड करने का, जो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों विषय पर फाइनेंस पे हम ओपीए ने 24 अप्रैल को एक ऑर्गेनाइज किया था, और कॉस्टिंग पे 17 मई को ऑर्गेनाइज किया था। बट कमल जी की रिक्वेस्ट आई मेरे को परसों कि एक हिंदी में थोड़ा करें, क्योंकि वो दोनों समय पर टाइम कम मिला था बात करने का। तो एक तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा मिले और हिंदी में करें। अभी हमारी हिंदी तो थोड़ी बम्बैया हिंदी है, आप संभाल लेना। जैसे कि आज का विषय है मैनेजिंग फाइनेंस एंड कॉस्टिंग। सर, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। सो मैनेजिंग फाइनेंस एंड कॉस्टिंग इन न्यू नॉर्मल, ये विषय दिया हुआ है। इसका अगर हम हिंदी में लिटरली ट्रांसलेट करें तो नए सामान्य में वित्त और लागत का प्रबंधन। तो ऐसे अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो मुझे भी नहीं समझेगा, शायद आपको भी नहीं समझेगा। तो स्लाइड्स इंग्लिश में है और थोड़ा हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन सेशन में हम लोग ले लेंगे आप। या सो लेट अस स्टार्ट। जो सीख मिली है पहले के पूरे ये महीने में, हम लोग जो वेबिनार्स अटेंड किए और जो बैठ के सोचे हम लोग, उससे ये सीखे मिले हैं लॉकडाउन से, वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो की लर्निंग्स फ्रॉम लॉकडाउन इसे बोलते हैं हम। पहले तो हम लोग ये समझ गए हैं कि एक युद्ध पूंजी हमें बाजू में रखनी चाहिए। कोई भी संकट की परिस्थिति में एक पूंजी जमा होनी चाहिए। तो हमारे ही रेवेन्यू में से थोड़ा परसेंटेज हमें बाजू रखना चाहिए कोई भी संकट के लिए। दूसरे ये है कि जो कैश फ्लो हमारे है, हर एक प्रिंटर, मैंने हमेशा देखा है लाइफ में कि हर एक प्रिंटर एक सबसे बिजी आदमी होता है। आप उनसे बात कीजिए, क्या भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा बहुत बिजी है। बट आप पूछेंगे धंधा कैसा है, तो बोलेगा यार डाउन है। डाउन धंधा है तो भी बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो इतने माइक्रो मैनेजमेंट में जाता है प्रिंटर कि कैश फ्लोज वगैरह ये मैनेज करने का भूल जाता है।
आज हम लोगों को समझ में आया कि कैश फ्लो भी मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आज बिजनेस में। तीसरी बात यह है कि कॉम्पिटिटिव रहने के लिए हमें हमारे खर्चों पर, लागत पर कंट्रोल करना चाहिए और ज्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। ये दोनों से क्या होगा, हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे मार्केट में। चौथी चीज ये है कि कोलैबोरेट करना चाहिए हमें, दूसरे प्रिंटर्स की या दूसरे जो फैब्रिकेशन वगैरह करते हैं उनसे हमको सहायता लेनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सभी हमारे पास सब एक्टिविटीज या सब डिपार्टमेंट्स हमारे पास हो, कुछ डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास, उदाहरणार्थ लैमिनेशन हो, पंचिंग हो, तो वो दूसरे प्रिंटरों के साथ, दूसरे लोग जो ये सर्विस देते हैं उनके साथ सहायता लेके करना चाहिए काम। कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड कंटिन्यूसली, ये संवाद हमारा ना सब लोगों से, चाहे वो बैंकर्स हो, चाहे हमारे क्लाइंट्स हो, चाहे हमारे सप्लायर हो या शेयर होल्डर्स हो, सबके साथ हमें संपर्क बनाए एक संवाद चालू रखना चाहिए, अच्छी तरह से संवाद चालू रखना चाहिए। वर्चुअल इज टुडेज रियलिटी। आज आपने देखा ये मीटिंग भी हम आज वर्चुअली कर रहे हैं। किसको मालूम था कि ऐसे हम लोग 100-200 लोगों को, 100-200 ऑडियंस को भी हम लोग वर्चुअली मिल सकेंगे। शायद कल हमारा क्लाइंट से भी जो मुलाकातें होंगी वो वर्चुअल हो सकती है। शायद हम कल जो डेमोन्स्ट्रेशन हमारे प्रोडक्ट्स के देंगे आने वाले दिनों में वो भी वर्चुअल हो सकती है। तो ये अपने जिंदगी का हिस्सा हो गया वर्चुअल वर्ल्ड। और 7वां पॉइंट ये है कि डिजिटल प्रेजेंस एक नया वास्तव्य हो गया है, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया पे होना आज जरूरी हो गया है। जो भी हम अगर प्रिंटिंग का व्यवसाय कर रहे हैं, एक्चुअल वो ब्रिक एंड मोर्टर है, बट जो प्रेजेंस है, जहां से बिजनेस खींचा आएगा वो है सोशल मीडिया से। जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक नॉर्मल, ये दोनों भी नहीं है तो एक अच्छी सी वेबसाइट होनी तो जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस आएगा ना नया, वो नया बिजनेस यहाँ से ही अपना खींचा जाएगा। तो एक डिजिटल प्रेजेंस भी एक नया महत्वपूर्ण ये हो गया है। एंड फोकस ऑन सेफ्टी, हाइजीन और हेल्थ, स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई, ये कोविड ने हमें सिखाया। तो ये हो गई हमारी लर्निंग्स, ये हम दिमाग में रख के अगर आगे जाए ना तो बेहतर होगा। मैंने दूसरा एक कॉइन किया है, थियरी ऑफ 3 इन कोविड टाइम्स। 3 चीजें, अभी कितने सारे इसमें ना 3 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो 3 चीजें इंपैक्ट हुई है वो है मेडिकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक। ये 3 चीजें इंपैक्ट हुई है मेनली। जो 3 सिनेरियोज अपने को रेडी रखना चाहिए, एक है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी एक सिनेरियो, एक निराशावादी, और एक एक्चुअल वास्तविक में क्या सिचुएशन हो सकती है। तीनों पे अपने को रेडी रखना पड़ेगा। 3 फेजेस है, एक है बिफोर लॉकडाउन क्या था, अभी लॉकडाउन के दौरान क्या है, और लॉकडाउन के बाद में कैसा होगा। 3 एस्पेक्ट्स अपने सप्लाई चेन, यानी जो माल जाता है उसके सप्लाई चेन में 3 एस्पेक्ट्स है। एक रॉ मटेरियल भी प्रॉपरली आ पाएगा क्या, सब सप्लायर वेंडरों की दुकान खुलेंगे, रॉ मटेरियल हम लोग कोई कमिट कर दे कोई जॉब को, तो रॉ मटेरियल का फ्लो बराबर आएगा क्या, हम लोगों को माल भेजना है तो ट्रांसपोर्ट है, ये वो सब फैसिलिटीज चालू है क्या, तो फिनिश गुड्स का फ्लो बराबर होगा। और इन लोगों को जो चाहिए, जो कैश चाहिए, जो पेमेंट्स चाहिए, वो भी उसका फ्लो प्रॉपर है क्या। तो ये तीनों फ्लो इंपॉर्टेंट है आज। 3 वॉर रूम्स चाहिए, यानी युद्ध कक्ष बोल सकते हैं या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं इसको हम लोग। एक तो मार्केटिंग हो गया, क्योंकि आपका थोड़ा सेल्स कम होने वाला है, तो नया मार्केटिंग स्टाइल, नया मार्केटिंग गिमिक्स हम लोग को आजमाना पड़ेगा। फिर सप्लाई चेन, और एक है फंड्स मैनेजमेंट। ये 3 वॉर रूम्स चाहिए। 3 मटेरियल चेक्स मेन इंपॉर्टेंट है कोई भी कॉस्ट बचाने के लिए। एक है वेस्ट मैनेजमेंट, फिर स्टॉक्स बराबर हमने पास, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए, ऑप्टिमम स्टॉक्स, और जो भी हो सके वो रिसाइकिल होना चाहिए। 3 सेफ्टी मंत्र है, वो सब आप जानते हैं अभी। एक है फेस मास्क, एक है सोशल डिस्टेंसिंग, और एक है सैनिटाइजेशन। 3 लेवल्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहले तो हम लोग को लिक्विडिटी लाना है, पंप इन कर रहे हैं, लिक्विडिटी प्रॉपर मेंटेन हो शॉर्ट टर्म में, वो हम लोग देखेंगे। और फिर थोड़ा प्रॉफिट्स प्रॉपरली हो रहा है क्या, वो देखेंगे। और ये दोनों जब भी हो रहा है, बाद में हम लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो एलपीजी, जैसे कि एलपीजी गैस को कहा जाता है, तो ये एलपीजी प्रोग्रेशन है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। आगे बढ़ते हैं।
तो पहले सरवाइव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव होने के लिए पहला तो अगर कोई भी लॉसेस होता होगा या कोई भी नुकसान होता होगा यहाँ पर, तो वो अपने को स्टॉप करने का। फिर वो स्टॉप होने के बाद में हम लोगों को देखना है कि एनालाइज करना चाहिए बिजनेस, एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो है वो सब एनालाइज करके बाद में अपना प्लान इंप्लीमेंट करने का। तो यह है अप्रोच सर्वाइवल का। क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये करते वक्त, अप्रोच टू सर्वाइवल करते वक्त क्या ध्यान में चीजें रखनी चाहिए? इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स। जो अपने हाथ में है वो हम लोग कंट्रोल करेंगे। पहली चीज ये है कि सर्वाइवल प्लान मस्ट बी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल एंड फाइनेंशियली फीजिबल। जो हम लोग प्लान बनाएंगे वो प्रॉपर होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी दिमाग में हमारा कुछ आया और हम लोग ने ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं। और इसमें कैश लॉस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी बजट बनाने की, बजट से जाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी खर्चे कभी भी आ जाए। एक मंथली वीकली बजट्स बनाना बहुत जरूरी है। हमारे कोई नॉन कोर एक्टिविटीज जो होंगे, जो हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस के नहीं है, लेकिन कोर एक्टिविटी नहीं है, हमारे बेसिक प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं है, उन पे जरा गौर करना चाहिए और वो कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये एक्टिविटीज बाहर से हो सकती है किसी की दूसरे की सहायता लेके, तो वैसा करना चाहिए अपने को। फिर हम लोग ने क्या मिस्टेक्स पास्ट में की है, इसके पहले हम लोग ने क्या मिस्टेक्स की है वो उसके ऊपर गौर करके वो कम से कम वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो, ये देखना चाहिए। जो पास्ट का डेटा है अपने पास, जो भी डेटा है, जैसे कि क्लाइंट्स, जो उत्पाद हम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स में हमने कम कमाया है, जो प्रोजेक्ट्स में हमने ज्यादा कमाया है, कौन से मशीन्स, कौन से एक्टिविटीज, कौन से डिपार्टमेंट्स अपने पास है, कौन से चाहिए अपने को, कौन से नहीं चाहिए, ये सभी पर गौर करना चाहिए। अभी गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ फोकस बिजनेस, एक फोकस बिजनेस रख के, प्रोडक्टिविटी अपना मैक्सिमम रख के, स्टैंडर्डाइज्ड और नया कुछ इनोवेशन होके, कॉस्ट भी अपने जो है कॉस्ट भी कंट्रोल में रख के, वेस्टेज मिनिमम रखेंगे तो ही अपने को सक्सेस मिलेगा। तो ये बेसिस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हम लोगों को देखना पड़ेगा, डीप डाइव करना पड़ेगा। हर एक आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में है, उसके अंदर अंदर से सोचना पड़ेगा, कंप्लीट अंदर जाके उसके अपने को सोचना पड़ेगा। उसको बोलते हैं डीप डाइव। देखते हैं अपने कौन से आइटम्स ऐसे इंपॉर्टेंट आइटम्स है P&L और बैलेंस शीट के। जो रेवेन्यू हम लोग को आता है, जो सेल्स और रिसीवेबल्स है, उस पर पहले फोकस करते हैं, बिकॉज वहां से तो पैसा आने वाला है। जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स है जिनसे पैसा नहीं आया, उनसे रिगरस फॉलोअप करें लॉकडाउन के दौरान। मुझे मालूम है कि एक बार फॉलोअप करने से नहीं मिलने वाला, लेकिन और अच्छे शब्द में लिखे, अच्छे शब्द में बात करें, हालचाल पूछे, ऐसे करें। और थोड़ा डिस्काउंट देके अगर रियलाइज हो जाता है ना, तो सेटल कर ले। कुछ डिस्प्यूट होगा अगर छोटा मोटा, तो वो भी थोड़ा डिस्काउंट रिबेट दे के सेटल करे। क्योंकि आज तो जो पैसा है, लिक्विडिटी इज इम्पोर्टेंट, कैश इज किंग जो बोलते हैं। हम लोगों को पैसा लगेगा जब ये रीस्टार्ट होगा, रीबूट होगा अपना बिजनेस, तो ये सब पैसा अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर क्लाइंट आगे जाके क्लाइंट ज्यादा क्रेडिट मांगे, तो उनसे एक अपफ्रंट पेमेंट के लिए डिस्काउंट मांग लेना, लेकिन ज्यादा क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज जो हमारे वेंडर्स है, जो पेपर सप्लायर, इंक सप्लायर वगैरह भी है, वो भी अपफ्रंट पेमेंट ही मांगेंगे। तो आई थिंक हम लोग वी शुड स्टिक टू दैट। क्रेडिट कम ही करें मार्केट से तो अच्छा। एक कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो क्रेडिट देते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट दूसरे छोटे क्लाइंट्स होंगे तो देखना चाहिए। इट वुड बी वर्थ, अगर नया कॉर्पोरेट क्लाइंट लेते वक्त उसका क्रेडिट रेटिंग देखे तो अच्छा रहेगा। यू में आस्क कैचरिश, अब अपने थोड़ा से आपको जो मालूम है, जो क्लाइंट्स के पास आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, जिनके पास, उनको एक अपफ्रंट एडवांस देने के लिए बोल सकते हैं। उनका एक प्रोजेक्शन देख के, क्या प्रिंटिंग के जॉब्स होने वाले उनके बचे हुए 2021 में देखकर उनको एक एडवांस अपफ्रंट मांग सकते हैं, अगर उनकी आर्थिक मजबूत हो तो। रेगुलर क्लाइंट रखने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके लिए मैंने पहले भी बोला है, वापस दोहरा रहा हूँ कि उनसे संपर्क रखना, कंटिन्यूस संपर्क रखना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रिटेक्स्ट हो, हालचाल पूछो, कुछ भी पूछो, बट कुछ ना कुछ बातचीत करते रहो उनसे। जैसे मैंने बोला कि सेल्स हम लोग के कम होने की संभावना है इसके बाद में, क्योंकि प्रिंटिंग ऐसा कॉस्ट है जो सब लोगों के लिए, शायद कमर्शियल प्रिंटिंग में
और ये सोशल मीडिया के आने से ये इम्पोर्टेंट कॉस्ट नहीं है सभी कंपनी की। सो शायद हमारे ट्रेंड ऑफ सेल्स थोड़े स्लो हो सकते हैं स्टार्ट में, इसलिए दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग वो देखना चाहिए। आज जो प्रोडक्ट्स हम लोग उत्पाद जो आज ऑफर करें, आज जो सर्विसेज ऑफर करें, उसको एक बार देख के नया अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकते हैं, नए चीज क्या कर सकते हैं। उदाहरण पहले मैं अगर एनुअल रिपोर्ट छपाई करता था, बट अभी समझो मुझे एनुअल रिपोर्ट सिर्फ डिजाइनिंग की इंक्वायरी आई तो मैंने लेना चाहिए, वो डिजाइनिंग कॉस्ट तो एटलीस्ट आए, तो कोई ना कोई रेवेन्यू अपने पास आना चाहिए। थोड़ा हम लोगों को अपना बिजनेस मॉडल्स मोल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से, जो नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे दुनिया में, थोड़ी आंख खुली रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेजेस पढ़ के नहीं चलेगा दोस्तों, अपने को इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप में जो इम्पोर्टेंट आता है उतना पढ़ना पड़ेगा। देन सेल्स सिर्फ इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करना अच्छा काम नहीं है, क्योंकि इसमें अगर पेमेंट्स नहीं आने वाले होंगे सेल्स इंक्रीज करके तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे नए सेल्स नहीं होने से तो बेहतर है, होने से तो नहीं होना बेहतर है। दूसरे आइटम की तरफ जाते हैं, जो अपनी खरीदी है और पेबल्स, परचेसेस एंड पेबल्स, सबके साथ संपर्क बनाए रखें वेंडर्स के साथ, स्पेशली जो क्रिटिकल सप्लाई है, आपका पेपर है, व्हाटएवर इन योर दिस थिंग, जो क्रिटिकल सप्लाईज ऑफर करता है उनसे तो डेफिनेटली संपर्क बनाए रखें। टर्म्स थोड़े रीनेगोशिएट हो सकते हैं इसके बाद में। अभी सर्कमस्टेंसेस रीओपनिंग के बाद में कैसे होंगे, क्या होंगे, वो आज हम नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली हम लोग के पास थोड़ा लिक्विडिटी अगर बेटर होगा, और इसके लिए मैं लिक्विडिटी पे हमेशा जोर देता हूँ। अगर थोड़ा सा बैंक में बैलेंस होगा ना तो हम अच्छे टर्म्स नेगोशिएट कर सकेंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल से फ्यूचर बिजनेसेस रखने के लिए थोड़ा लिक्विडिटी रखना चाहिए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी क्या स्कीम्स किया वो हम लोग आते थोड़े स्लाइड्स में देख लेंगे। वेंडर्स ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू जॉब, अभी नए जॉब के लिए जो माल लगेगा अपने को, पेपर है यहीं से, उसके लिए शायद हमारे सप्लायर जो है वो इमीडिएट पैसा मांगेंगे। अगर मांगे और अपने पास लिक्विडिटी होगा तो डेफिनेटली कैश डिस्काउंट मांगना ना भूलना। मांगते वक्त अच्छा ही मांगो, देखो मांगने के टाइम पे ज्यादा मांगो, डिस्काउंट देते वक्त कम दो, ये फिलोसफी है फाइनेंस का हमेशा से। और वेस्टेजेस एब्सोल्युटली कंट्रोल में रहना चाहिए, बिकॉज इधर अभी तो थोड़ा अगर 1% वेस्ट, 2% वेस्टेज था आपका ऑन एन एवरेज, तो उसको 1% पे लाओ, आधे % पे लाओ और कम करो, बिकॉज ये है डायरेक्ट पैसा बच रहा है यहाँ पर। एग्जिस्टिंग वेंडर्स को, एग्जिस्टिंग हमारे सप्लायर को जब भी पेमेंट करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज जो पैसा हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे नए परचेसेस के लिए, नए सेल्स के लिए लगेगा। इसलिए जो भी हम लोग एग्जिस्टिंग यानी लॉकडाउन के पहले के जो हमारे सप्लायर हो गए उनको पेमेंट करते वक्त सिलेक्टिव रहना, और अगर कोई इंसिस्ट भी करे और आपके पास पैसा हो तो डेफिनेटली कैश डिस्काउंट्स मांगना, डिस्काउंट्स डेफिनेटली मांगना। उस डिस्काउंट मांगने में शर्माने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस है, इसको अलाइव रखना, इसको सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस होके हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये याद रखना प्लीज। दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली जब भी नहीं चाहिए जब भी स्विच ऑफ करना चाहिए। स्केल डाउन द डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट पे ज्यादा काम नहीं है, जो मशीन्स पे ज्यादा काम नहीं है, जिधर यूटिलाइजेशन बराबर अप टू द मार्क नहीं है, वो डिपार्टमेंट चलाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। उधर के जो लोग हैं वो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, यानी कम टाइम में ज्यादा अचीव अगर करेंगे तो कॉस्ट बचेगा, ये फिलोसॉफी है। अचीव मोर इन लेस टाइम बाय फॉलोइंग प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, तो ये हमने को देखने का है। नेक्स्ट जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम, बहुत बहस हुई है ये आइटम पे, वो आइटम है सैलरी एंड वेजेस। तो अपने जो एम्प्लॉइज है उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। हमारे एम्प्लॉइज है जो भी करेंगे उनसे कम्युनिकेट प्रॉपर करके ही हमें करना है, क्योंकि जो हमारे इंजन है, हमारे सक्सेस के जो इंजन है, उनको हम लोग संपर्क में नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इनको फैक्चुअल सिचुएशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि भैया जब भी उत्पादन नहीं है, जब भी बिक्री ही नहीं है, तो तुमको भी सैलरी फुल मिलने की गुंजाइश नहीं है। कि कंपनी को जिंदा रखने का होगा तो सबको ही थोड़ा ना थोड़ा सहन करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से जो भी लॉ हो, जो भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द लीगल मैटर्स, बट ये अगर हम समझाए और हमारे इधर ही अगर बात सुलझ जाए ना तो इसका आवाज बाहर भी नहीं होता है। ज्यादा आवाज करके इसको ज्यादा इससे डिस्कशन में लाके कोई फायदा नहीं। The idea of paying subsistence money for the lockdown period and adjusting
थोड़ा एक सब्सिस्टेंस, मान लीजिए कि 5,000 6,000 ऐसे एक सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देंगे ना लॉकडाउन पीरियड में, क्या है उनके घर पे कमतरता नहीं होनी चाहिए किसी को, तो ऐसा एक अलाउंस फिक्स करके सभी लोगों को अपने ग्रेड वाइज दे सकते हैं। उसके लिए भी डिस्कशन करना जरूरी है अपने एम्प्लॉयज के साथ। और अगर लीव बैलेंस वगैरह होगा, स्पेशली मार्च 31 तक अगर लीव बैलेंस उनका होगा, कुछ भी पीएल या जो भी आप देते हैं लीव्स, जो एडजस्टेबल लीव्स होते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उनको एडजस्ट करेंगे तो भी चलेगा इनके कंसेंट के साथ। एटलीस्ट वो उतना हमारे प्रेशर कम होगा। ये साल की इंक्रीमेंट्स तो डेफिनेटली पोस्टपोन करना चाहिए। ये साल की इंक्रीमेंट्स आई डोंट थिंक, सी डिपेंड्स, अपने बिजनेस पे ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस वेयर आई हैव डिस्कस्ड ये इंक्रीमेंट्स तो डिफर करना पड़ेगा ये साल का। इनफैक्ट इफ अगर हम बजट बना रहे तो ट्राई टू रिवाइज, ये रिविजन करो सैलरीज और वेजेस में, अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा कट दो, आइदर डीए में या कोई अलाउंसेस में, या थोड़ा कट आप उसमें दे दो। और ये सबके कंसेंट से ही सब एम्प्लॉयज को साथ में लेके उनसे बातचीत करके ही करना पड़ेगा। बोनस का परसेंटेज भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप बजट बनाने चाहेंगे ना, एक रियलिस्टिक बजट बनाने जाएंगे तो उसमें नहीं बैठने वाला है। इसके लिए बोलता हूँ ये ऑलरेडी डिस्कशंस ना, जब भी हम लॉकडाउन के बाद में ओपन अप हो और एक अच्छे माहौल में जब भी बैठेंगे एम्प्लॉयज के साथ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातचीत करना चालू करना चाहिए। एटलीस्ट एम्प्लॉयज को कन्विंस करना चाहिए कि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो बोनस कैलकुलेशन में हम नहीं गिनेंगे। इसमें जिसी को फिक्स्ड सैलरीज होंगे, अगर फॉर एग्जांपल सेल्स स्टाफ वगैरह है, उनको फिक्स सैलरीज होंगे, उनको फिक्स्ड और वेरिएबल दो कंपोनेंट कर सकते हैं आप, थोड़ा इंसेंटिव बेस्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फिक्स कॉस्ट का प्रेशर कम होगा, अपने एग्जिस्टिंग खर्चों पर फिक्स कॉस्ट का प्रेशर कम। दूसरे आइडियाज जो है कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस करने के, वो है ट्रेनिंग, क्रॉस डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग अगर करेंगे ना हम एम्प्लॉयज को तो वो बेहतर रहेगा। आवर्स ऑफ वर्क, जो इनके आवर्स ऑफ वर्क है वो रिड्यूस कर सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर कम काम होगा तो, और उनकी सम्मति से उनका सैलरीज भी प्रोपोर्शनेट कर देने का वो डिपार्टमेंट का। ब्रेकिंग इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल इंसेंटिव्स, ये मैंने बताया आपको, थोड़ा फिक्स्ड दे दो सैलरी, थोड़ा इंसेंटिवाइज करो। कैरी फॉरवर्ड जो लीव का अगर प्रबंध होगा आपके सिस्टम में तो वो आप स्टॉप कर सकते हो टेम्परेरीली, एनकैशमेंट उसका स्टॉप कर सकते हैं। रेट ऑफ ओवरटाइम आप नेगोशिएट कर सकते हैं, या ओवरटाइम के बदले में कॉम्पेंसेटरी ऑफ देना चालू कर सकते हैं। दीज आर सम मेथड्स ऑफ सजेस्टिंग द रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ लेबर रिड्यूस करने के लिए। देखो, फाइनेंशियल प्रूडेंस और बीइंग ह्यूमन में बैलेंस होना चाहिए। एक फाइनेंशियल प्रूडेंस होता है, वो रखने के लिए आदमी लोगों को दुखा के नहीं चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबको साथ में लेके, सबको एंगेज करके ही डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है सैलरी वेजेस में, जो पार्टनर और डायरेक्टर जो रेम्यूनरेशन अगर डिसप्रपोर्शनेट टू द बिजनेस ले रहा होगा, मैं जानता हूँ ऐसा नहीं होता है, बट बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है कि उत्पादन इतना ही नहीं हो, प्रॉफिट्स भी नहीं हो, तो भी डायरेक्टर्स अपना रेम्यूनरेशन है वो बहुत ज्यादा लेते रहता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ऊपर से चालू होना चाहिए, जो भी एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं वो अपने से चालू होना चाहिए, नहीं तो इसमें मतलब नहीं। नेक्स्ट इसमें जाते हैं, इन्वेंटरी, जो स्टॉक्स अपने रखते हैं। स्टॉक्स में क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो भी माल पड़ा होगा वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। एक बार जो इन्वेंट्री लेवल अपने को मेंटेन करना है और उसका इम्पैक्ट सेल्स पे क्या होगा, ये ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डरिंग लेवल डिसाइड कीजिए। ज्यादा भी नहीं हो, कम भी नहीं हो, सेल्स को इम्पैक्ट हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। यदि आप परचेस मैनेजर्स या कोऑर्डिनेटर या सुपरवाइजर पे डिपेंड करते तो ये थोड़ा सा आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है डायरेक्टर का या प्रमोटर का, वो थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा। अभी अपने को ऐसे समझिए ना कि कंपनी रीस्टार्ट कर रहे, तो पहले दिन हम लोग कैसे शुरुआत में जो मेहनत करते थे उसी टाइप से हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्लो मूविंग और नॉन मूविंग स्टॉक्स होगा, अगर कोई फिनिश गुड्स का, उसको लिक्विडेट कर दो, उसको चाहे अपने क्लाइंट्स को थोड़ा कम भाव में दे दो, बट यहाँ पे सब कचरा है ना वो साफ कर दो। स्टोर्स और जो स्पेयर्स होंगे उसको 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। जो एकदम अति आवश्यक है, वाइटल है, वो तो होने ही चाहिए। जो प्रेफरेबल है उसको ऑफ द शेल्फ हम लोग बाय कर सकते हैं, और जो डिजायरेबल है वो नहीं बाय करना ही बेस्ट है। इसमें जो 2 कॉन्सेप्ट्स है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी
और जस्ट इन टाइम प्रैक्टिसेस, ये हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने बताया आपको, कम भी नहीं होनी चाहिए इन्वेंट्री और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट लेवल की होनी चाहिए। और जस्ट इन टाइम मैंने काफी सारी चीजें ऑफ द शेल्फ मिलती है, तो वो खरीदी करके उसको जस्ट स्टॉक में पाइल अप करके नहीं चलेगा, बिकॉज लिक्विडिटी का सवाल। फिर रेंट या लाइसेंस फीस जिसको बोलते हैं, इवन लाइसेंस में अगर वो आप रेंटेड इसमें होंगे तो जरूरी है कि आप आपके लैंडलॉर्ड से बात करें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जो दूसरा अभी बचा हुआ पीरियड है 20-21 का आफ्टर लॉकडाउन का, उसके लिए रीनेगोशिएट करें रेंट। और फोर्स मेजर क्लॉज करके एक एग्रीमेंट में होता है, उसको इन्वोक करेंगे तो शायद ये, इसके ऊपर भी अलग से केस लॉज है, शायद ये लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर फोर्स मेजर क्लॉज नहीं होगा तो एक डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन करके होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको भी इन्वोक कर सकते हैं। अपने लीगल कंसल्टेंट से संपर्क करके ही ये कदम उठाएं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको एफिशिएंटली स्टेप अप करें, एफिशिएंटली करें। और यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ऐसे होगा, तो उधर एफिशिएंसी आप इंसिस्ट करिए। एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट कम होगा। और दूसरे ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्टर्स मिल रहे क्या, दूसरा नेगोशिएशंस लॉकडाउन के बाद में ये जरूरी है, बिकॉज शायद आपका नेगोशिएट अच्छा हो सकता है। अगर ये वापस मैं दोहराता हूं, लिक्विडिटी नहीं होने पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसका एक्सपेंसेस का जो प्रोडक्शन के ऊपर रिलेशन नहीं है, ऐसे सारे एक्सपेंसेस है, उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करो, रिड्यूस करो और एलिमिनेट करो। जहां नहीं चाहिए वो एक्सपेंसेस हम लोगों को नहीं चाहिए। सब फ्रिल्स एंड फैंसीज अभी बंद करना चाहिए, सब लग्जरी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। एंड कौन सा हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं एक्सपेंसेस, ऐसे देखने पड़ेंगे। फिक्स्ड एसेट्स और मशीनरी जो है उधर नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम इनोवेशन, ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जो ऐसे ही पड़ा होगा ना आपके पास मशीनरीज, जो काम करने एक कोने में पड़ा है, उसको आप स्क्रैप भी कर देंगे और वो पैसा अच्छे इसमें इस्तेमाल करेंगे तो बेटर है। इंटरेस्ट जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे, वेरिएबल लेवल पे रखना चाहिए। हमारे लोन्स इतने भी नहीं बढ़ाने चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम में आए। दिस विल डिपेंड ऑन द बैंक एक्सपोजर, वो हम बाद में कवर करेंगे। बैंक एक्सपोजर अभी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए क्या प्रबंध है और गवर्नमेंट की अपने को क्या सहायता है इंप्रूविंग लिक्विडिटी में। तो एक आरबीआई नोटिफिकेशन आया था 27 मार्च 2020 का, तो उसके मैं थोड़े से आपको फीचर्स बताता हूँ। एक लिबरलाइज्ड वर्किंग, सॉरी वन सेकंड, एग्जिस्टिंग टर्म लोन जो है आपका, एग्जिस्टिंग टर्म लोन्स में आपको मोरेटोरियम देने का प्रबंध था 3 महीने का। सो मार्च अप्रैल मई का वो पॉसिबल था। अगर आपने अवेल नहीं किया है तो बैंक से बात कर सकते हैं। इसका रिपेमेंट शेड्यूल जो है ये लोन्स का, वो शिफ्ट हो जाएगा, आगे ढकेला जाएगा और इंटरेस्ट भी अक्रू होगा, लेकिन इंटरेस्ट इसका आउटस्टैंडिंग पोर्शन पे अक्रू होते रहेगा मोरेटोरियम पीरियड के दौरान। देन दूसरा एक फीचर था ये नोटिफिकेशन, वो था सीसी और ओडी लिमिट अगर हम लोग ने लिया हुआ है तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो डिफरमेंट हो सकता है मार्च से मई तक, ऐसा प्रोविजन था। यदि आपने ये नहीं इन्वोक किया, ये यदि आपने ये रिक्वेस्ट नहीं किया है बैंक को, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक ध्यान में रहे कि एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एक साथ रिकवर होगा ये लॉकडाउन पीरियड के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के कॉन्सेप्ट है जो जानना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ अकाउंट्स। एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है वेयर देयर हैव बीन नो डिले इन द पेमेंट ऑफ ईएमआई, जिसमें डिले नहीं हुआ है उसको स्टैंडर्ड अकाउंट्स बोलते हैं। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स जिसे एसएमए कहते हैं, एसएमए 0 जहां पर डिले 30 दिन से नीचे है, एसएमए 1 जहां पर डिले 30 और 60 दिन के बीच में है, और एसएमए 2 जहां पर डिले 60 दिन से ऊपर और 90 दिन से कम है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये बहुत लोग जानते हैं, एनपीएस जिसको बोलते हैं, जिसपे डिले ऑलरेडी हो चुका है, इससे भी ज्यादा डिले हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी और एक स्कीम था आरबीआई नोटिफिकेशन में, लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल। इसमें क्या था, फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट थी यूनिट्स की, खासकर स्मॉल स्केल यूनिट्स की, उन्हें बैंकों को अलाउ किया था कि जो ड्रॉइंग पावर होता है, जो ड्रॉइंग पावर आपको मालूम है ना, डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स करके वो ड्रॉइंग पावर गिनते हैं, स्टॉक प्लस डेटर्स माइनस पेड क्रेडिटर्स माइनस करके वो ड्रॉइंग पावर बनता है। तो यदि मेरा 1 करोड़ का लिमिट है, उसमें 25 to 30% मार्जिन पकड़ा है,
स्टॉक्स का और डेटर्स का, तो वो अभी हम रिकैलकुलेट करने की उनको ये दी है। दे हैव बीन अलाउड टू रिकैलकुलेट द ड्राइंग पावर, और इसमें सजेस्टेड मार्जिन है 10% ऑन स्टॉक और 15% ऑन डेटर्स। और जो कवरेज होता है, जैसे कि रिसीवेबल 90 दिन के कोई बैंक पकड़ता है, कोई बैंक 60 दिन के डेटर्स पकड़ता है, इनको भी, इनका कवर भी एक्सटेंड करने की अनुमति दी है बैंकों को। तो दिस कैन गो अप टू 120 days और 150 days और 180 days ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द बैंक, बट उनको अलाउ किया गया है। और ये सभी फैसिलिटीज SMA 0, 1 और 2 को भी एलिजिबल है लिबरलाइज्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए। एक थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और एक RBI नोटिफिकेशन 11 फरवरी 2020 का था, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ MSME का ये था, प्रपोजल था। तो उसमें वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग अप टू 25 करोड़ आपका लोन होगा ना, तो वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, अगर हमारा EMI, सब मान लो मेरा EMI 5 लाख है, बट थोड़ा बिजनेस कम होने से आज 5 लाख मुझे रीपे करने का मंथली थोड़ी आपत्ति आती है, तो वो रीफेज हो जाता है, थोड़ा सा उसको पीरियड बढ़ा के EMI का वेट पर मंथ कम कर देते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसमें SMA 0, 1, 2 बट स्टैंडर्ड टिल द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चर, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, बट डिले हुआ है, SMA 0, 1 और 2 लेवल पे आ गए, तो उनको अवेलेबल है ये चीज, ये फीचर। स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक है। और डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट आपका हुआ है, ठीक है, बट टेम्पररी रीजन के लिए हुआ है, और प्राइमा फेसी प्रोजेक्ट अपना वायबल है, ये सिर्फ बैंक्स देखेंगी। अगर आपका इसके पहले एक हिस्ट्री में यदि पहला रिस्ट्रक्चरिंग हुआ रहेगा, तो आई थिंक 3 साल के पहले हुआ होगा, तो यू माइट बी अगेन एलिजिबल, अगेन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ ईच बैंक, बिकॉज the policies of bank, nationalized bank, private banks and cooperative banks a little different, okay, but ये स्कीम पॉसिबल है। तो इसका तनाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है लॉकडाउन के बाद में, तो आप इसके लिए रीफेजमेंट या उसको रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, उसके लिए बात कर सकते हैं। और अभी लॉकडाउन के दौरान ही बात कीजिए, अभी अपने पास वक्त है बैंक को अप्रोच करने का, बैंक को लिखने का, बैंक से समझने का क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी क्या नहीं है। अभी अगर आपके पास वर्क फ्रॉम होम है या थोड़ा डेटा अवेलेबल है घर पे, तो लिखिए बैंक को जो जो उनको बैलेंस शीट से कुछ चाहिए। अभी तो 31 मार्च 2020 की तो बैलेंस शीट कोई मांगेगा नहीं, 31 दिसंबर 2019 की एक बैलेंस शीट आपको बना के रखना चाहिए इसके लिए, तो बेटर होगा। अभी हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दिया है 13 मई को, उसमें क्या फैसिलिटीज है। एक जो है 3 लाख करोड़ ऑटोमेटिक कोलैटरल फ्री loans for businesses including MSMEs, इसमें 45 लाख यूनिट्स बेनिफिट होने वाले हैं। अच्छा, ये प्रपोजल को कैबिनेट का भी नॉड मिल गया है 20 तारीख को, एंड इसको बोलेंगे ECLGC यानी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये बैंक्स को और NBFCs को दोनों को सुविधा दी है इसको ऑफर करने की। इसमें जो फंडिंग हम लोग को नेसेसिटेट होगा, जो फंडिंग लगेगा, बेसिकली हमारे क्या है, ऑपरेशनल लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगे। जो फिक्स कॉस्ट है ना, रेंट है, मान लो सैलरी वेजेस है, ऐसे कॉस्ट धंधा नहीं है, पर ये लायबिलिटीज बढ़ रहे हैं, वो पुराने के लिए लगेगी, नया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए बिजनेस लगेगी। इसमें क्या है, 20% ऑफ आपका जो एंटायर आउटस्टैंडिंग होगा 29 फरवरी के दिन पे, यानी अगर 29 फरवरी को मेरे को समझो, मान लीजिए मेरा एक CC अकाउंट है 1 करोड़ का, और मान लीजिए दूसरा 1 करोड़ का मेरा टर्म लोन है, तो 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग होगा। इसके ऊपर मेरा एलिजिबिलिटी 20% ऑन 2 crores which happens to be 40 lakh rupees I am eligible to। Obviously बैंक will see all your projections और ये सब देखेंगे, बट एलिजिबिलिटी इतना है। और एलिजिबिलिटी यूनिट्स कौन से हैं, जिनका 24 करोड़ तक आउटस्टैंडिंग है और अप टू 100 करोड़ टर्नओवर है, तो हमारे सभी प्रेसेस इसमें आ सकते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रेसेस। इसमें भी स्टैंडर्ड अकाउंट्स और SMA 0 और 1 ही एलिजिबल है, SMA 2 नहीं एलिजिबल। SMA 2 के लिए अलग स्कीम है, और ये इसको अवेल करना है अपने को 31 अक्टूबर 2020 तक। इसका 4 साल का टेन्योर रहेगा, और ये टेन्योर में पहले 12 महीने में हम लोगों को प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना है। इस पे कोई गारंटी या फ्रेश कोलैटरल की जरूरत नहीं, इसको 100% गारंटी
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ने दिया है, NCGTL ने किया है। इसका इंटरेस्ट भी आ चुका है, पहले इंटरेस्ट कैप करेंगे लिखा था लेकिन परसेंटेज अवेलेबल नहीं था, अभी कैबिनेट अप्रूवल आ गया तो इंटरेस्ट इसका 9.25% पे कैप हुआ है बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और NBFC इसको 14% पे ऑफर करेगी। ये एक हम लोगों को possibly, I'm not too sure about this, but this will be, ये हम लोगों को एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के तरीके से बैंक्स और FIs ऑफर करेंगी और NBFCs ऑफर करेंगी एडिशनल टर्म लोन की तरह से। ये हो गया एक। नेक्स्ट जो फैसिलिटी का अनाउंसमेंट हुआ है वो है 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेस्ड MEC। अभी जो स्ट्रेस्ड MEC है, जो SMA 2 और NPS है, उनके लिए स्कीम है। ये 2 लाख MSME यूनिट्स को बेनिफिट होगा। इसमें फंक्शनिंग MSME विच आर NPA और स्ट्रेस्ड ये एलिजिबल होंगे, जैसे मैं बोला कि SMA 2 एंड NPA। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ बाय वे ऑफ CGT SME। CGT MSE ये स्कीम पहले भी था। CGT MSE will provide partial credit guarantee support to banks, promoters of MSME। जो promoters है यानी जो डायरेक्टर्स है, हम लोग हैं, उनको बैंक लोन देगी और ये लोन उन लोगों को एज इक्विटी, एज शेयर कैपिटल अपने यूनिट में लाना है। तो पॉसिबली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस मे बी अवेलेबल ओनली फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, मे बी आई रियली डोंट नो। या तो पार्टनरशिप होगा तो एज कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, बट दिस वी नीड टू चेक। ये सपोर्ट का लिमिट्स ऐसा रहेगा 15% अपने स्टेक पर, यानी मेरा अगर 2 करोड़ की मेरी शेयर कैपिटल है पेड अप, या मेरा कैपिटल मेरा भांडवल जो है वो कंपनी में अगर 2 करोड़ है तो उसके ऊपर 15% मुझे मिल सकता है, यानी 30 लाख। बट दिस इज सब्जेक्ट टू 75 लाख अपर लिमिट। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। एक ही याद रखिए, कोई भी स्कीम कोई फ्री में नहीं है, कोई भी फ्री मिलता नहीं है दुनिया में। तो ये लोन्स ही तरीके से है और अपने को रिपेमेंट करना है, एग्जिस्टिंग भी रिपे करना है और ये भी रिपे करना है। But this is one way of the government giving you these facilities. तीसरा जो है वो बहुत अच्छे जो प्लेटफॉर्म पे MSMEs है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस जो SMEs का हो रहा है, उनके लिए 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन का है। इसमें जो MSME क्या होता है, इक्विटी अपने इसमें अगर एक प्राइवेट लिमिटेड MSME है, उसमें शेयर कैपिटल भी इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बहुत दिक्कतें आती है बाहर से फंड्स लेने के लिए। तो ये प्रयास है गवर्नमेंट का MSMEs को हेल्प करने के लिए थ्रू इक्विटी। इसमें फंड्स ऑफ फंड क्रिएट किया जाएगा विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। ये सेटअप होगा व्हाइल प्रोवाइडिंग इक्विटी फंडिंग फॉर MSMEs विद जिस MSME जो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3-4 साल का, ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें वायबिलिटी अच्छी है, उनके लिए है ये। फंड ऑफ फंड्स विल बी ऑपरेटेड थ्रू मदर फंड एंड डॉटर फंड, एंड ये 1:4 लेवल में ऑफर होगा डॉटर फंड के लिए। इसके लिए लेवरेज इसका 50,000 करोड़ तक भी जाएगा डॉटर फंड लेवल से। दिस विल एक्सपांड टू MSME साइज एज वेल एज कैपेसिटी। तो दोनों इसमें क्या है, नॉर्मली अगर MSME खुद देखा जाए तो उसमें शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले बहुत कम मिलते हैं। दिस वे द गवर्नमेंट इज गोइंग टू हेल्प, एंड अल्टीमेटली ये हैंड होल्ड करेगा। अगर इसको स्टॉक एक्सचेंज पर, जो SME का स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसमें मेरे ख्याल से आज 700 या 750 कंपनीज लिस्टेड है, तो उस पे जाने का भी उनका अगर ड्रीम होगा तो हैंड होल्ड करेगी स्टॉक एक्सचेंज पे जाने के लिए। डेफिनेशंस ऑफ MSME चेंज हुआ है, प्रपोज्ड है। इसके ऊपर एक्चुअली बाद में जो नागी साहब है ये ज्यादा हम लोगों को इसमें इनसाइट दे सके, बट जस्ट एक डैशबोर्ड मैंने रखा है। तो अभी क्या है, ये लो थ्रेशोल्ड लिमिट जो हो रहा था वो क्रिएटिंग फियर इन MSMEs। MSMEs को लगता था कि हम बढ़ गए अगर तो ये बेनिफिट्स हमको नहीं मिलेंगे, और इनका अर्ज जो है ग्रोथ करने का अर्ज कम हो रहा था। इसके लिए लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, वो अभी इन लोगों ने लाया है। इसमें अभी आप देखेंगे ना, जैसे कि नीचे के इसमें, तो अभी इन्वेस्टमेंट और एडिशनल क्राइटेरिया उन्होंने टर्नओवर का भी डाला है। सो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रीडिफाइन हो गए। इसके बारे में बेहतर बात बाद में करेंगे, बट दोनों क्राइटेरिया अभी इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट का यानी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का, और टर्नओवर का। सो माइक्रो जो है इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 5 करोड़। जैसे स्मॉल है इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम जो है इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 100 करोड़।
नेक्स्ट देखते हैं एफएम की स्पीच के आगे के गवर्नमेंट एक्सपांड, ये थोड़ा क्या है बुकिश इसके लिए है, जिसका फाइनेंस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो आई एम जस्ट रीडिंग द टाइटल्स। ओके, गवर्नमेंट एक्सपांड स्कोप फॉर ग्लोबल टेंडर्स फॉर एसएमईज। 200 करोड़ तक जो है टेंडर को फॉरेन कंपनीज का नहीं लेंगे। फिर अदर मेजर ऑफ एमएसएमईज है, in order to curb the marketing and liquidity problems, government aims to provide e-marketing का linkage provide करेंगे, which would be a replacement for trade fairs and exhibition के replacement के लिए e-marketing का linkage दे देंगे। जैसे कि आपको मालूम है एक GEM करके MSME का साइट भी है, उसके ऊपर ज्यादा बेहतर जानकारी हमें बाद में स्पीकर देंगे, हमारे नागी साहब देंगे। The finance minister also made announcement, major announcement that the receivable from the government and CPSC shall be released in 45 days. अभी ये 45 डेज के ऊपर कंपल्सरी रिलीज होगा या क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा कोई किसी का इसके ऊपर क्वेरीज था, which we will ask afterwards. फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड सपोर्ट फॉर बिजनेस है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में वो है, वो आपको सबको मालूम है, उसको फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ्स का दिया है। एंड रिडक्शन इन ईपीएफ कंट्रीब्यूशन फॉर 3 मंथ्स 12% से 10% पे दिया। बट पर्सनली यू नो आई डोंट थिंक 2% कम करके इतना अपने को लिक्विडिटी में फर्क पड़ने वाला है, इसके लिए मैं ये विषय भी अभी नहीं लेता हूँ। ऐसी थोड़ी डायरेक्ट टैक्सेस में भी कुछ प्रोविजन है, जैसे कि टीडीएस का परसेंटेज 25% से कम किया। आई डोंट थिंक दीज आर गोइंग टू मेक सच अ बिग डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट टुडे, बिकॉज लिक्विडिटी पोजीशन इतना बेटर नहीं होता। तो कंक्लूजन के लिए, दिस माय कंक्लूजन, लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड। लॉकडाउन हैज गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्ट। एक ये पीरियड में हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या किया क्या नहीं किया, और रीबिल्ड मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा करूं मैं, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। जो लर्निंग्स मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया वो ध्यान में रखो, और थियरी ऑफ 3 ये सब इंपॉर्टेंट है अपने को प्लान बनाते वक्त। पहले अपने को ब्लीडिंग स्टॉप करना है, एनालाइज करना है बिजनेस, और बाद में इंप्लीमेंट करने का। और सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक एक आइटम के ऊपर गौर करें, एक एक एक्टिविटी पर गौर करें, और जो भी हमारे कंट्रोल में आ सकता है हमारे वश में करें, उस पर नियंत्रण हम लोग करें, और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल बजट से जाए, ये बहुत आवश्यक है। ऑलवेज एक ध्यान में रखें, बजट बनाए, प्लान बनाए, जो भी हो कैश पॉजिटिव हो। आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम्स का प्रॉपरली स्टडी करें, आपके कंसल्टेंट से बात करें, बट अप्रोच चालू करो बैंकों को। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प होने वाला तो अप्रोच आप चालू करो, विच इज बेस्ट सूटेड फॉर यू डिसाइड। एंड एक ही चीज है, डेट ट्रैप पे नहीं पड़ना है, बस इसका हम लोग ध्यान रखें। और बैंकों के लिए पेपर्स प्रिपेयर करें, प्रोजेक्शंस प्रिपेयर कर सकते हैं आप, बेस बैलेंस शीट 31 दिसंबर का प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द टाइम बिंग, वी विल टेक द कॉस्टिंग सेशन लेटर। एक्सीलेंट उदय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना डिटेल्ड आपने पॉइंट्स को समझाया है, एंड क्वाइट एन आई ओपनर। आई एम श्योर बहुत हमारे पार्टिसिपेंट्स की आंखें खुल गई होंगी। यू हैव ब्रॉट सो मेनी थिंग्स टू लाइट विच वी डिडंट नो, सो वी आर रियली ग्रेटफुल।